हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद। वेलकम टू अनमे क्लासेस। आज हम एनडीए 2018 सेकेंड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसमें फिजिक्स के जितने क्वेश्चन हैं मैं उनको सॉल्व करवाऊंगा। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो स्टार्ट करते हैं एनडीए 2018 सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इज। अल्ट्रासोनिक वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो अल्ट्रासोनिक वेव जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, या फिर ये ऑप्शन हो सकता है ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, ये 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की और 20,000 हर्ट्ज से, ध्यान देना, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अल्ट्रासोनिक वेव होती है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन लेस देन 20 हर्ट्ज, तो ये नहीं होता है। 20 हर्ट्ज से कम की नहीं होती है। 20 हर्ट्ज से कम की होती है, वो कौन सी होती है? तो वो होती है इंफ्रासोनिक। कौन सी होती है? इंफ्रासोनिक होती है। ठीक है, यहाँ पे बोला बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 2 किलो हर्ट्ज, तो ये भी नहीं है। बिटवीन 2 किलो हर्ट्ज एंड 20 किलो हर्ट्ज, ये भी नहीं है। ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज, तो ये राइट आंसर है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मैग्नेटिक फील्ड इज, ध्यान देना, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ द वायर। ठीक है, एक करंट कैरिंग वायर है, उससे आर डिस्टेंस पे आपको बोला मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी होगी। तो बायो-सावर्ट लॉ के हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आर वहाँ पे जहाँ पे जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो डिस्टेंस होती है। आई यहाँ पे करंट है, ठीक है, ये आपका करंट एलिमेंट यहाँ पे साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है। तो डीबी मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है? यहाँ पे करंट के है, डीएल के, साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे आपको क्या ऑप्शन दिया हुआ है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है डिपेंड्स अपॉन द करंट इन द वायर। तो वो कह रहा है कि जो वायर है उस वायर के अंदर जो करंट फ्लो होता है उस पर डिपेंड करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल डीबी जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इस पर डिपेंड कर रहा है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। देखो आप, तो यहाँ पे ये पहला ऑप्शन आपका क्या है? वो सही है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बोला है यहाँ पे डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द वायर। वायर की रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे आर क्या है? जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस वायर से आर डिस्टेंस, उस पॉइंट की आर डिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर पे भी नहीं है और नन ऑफ द अबोव, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एंगस्ट्रॉन और नैनोमीटर। नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉन के बीच में क्या करेक्ट रिलेशन है? तो इसके बीच में जो रिलेशन है वो ध्यान देना, 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10 एंगस्ट्रॉन के इक्वल होता है। ठीक है, किसके इक्वल होता है? 10 एंगस्ट्रॉन के इक्वल होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? एलईडी होता है एल फॉर लाइट, ई फॉर एमिटिंग और डी फॉर डायोड होता है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट देखिए, इफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू अ potential difference of 1 keV then the energy gained by the electron is। तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा एनर्जी कितनी गेन होगी ये आपको फाइंड करना है। तो देखो, गेन एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है तो वो क्या होता है? E इज इक्वल्स टू EV। ठीक है, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू और हमें पास पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 1 kV आपको दे रखा है। ठीक है, तो 1 kV आपको दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 1 kV आपको दिया हुआ है। ओके, तो इसको हम देखो किस तरह से लिखेंगे। तो इसको हम वोल्ट में लिखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, ये 10 की पावर 3 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गेन एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू V। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 से जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो ये 10 की पावर -19, 10 की पावर 3 कितना हो गया? 19 माइनस 3 करेंगे तो आपके पास 1.6 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा? -16। और ये एनर्जी है तो ये गेन एनर्जी आपकी हो जाएगी कितनी? 1.6 इंटू 10 की पावर -16 जूल हो जाएगी। बी ऑप्शन आपका
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फ्लोइंग सर्किट, ये सर्किट आपको दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑफ द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इन द सर्किट गिवन अबोव। ये जो ऊपर दिया हुआ सर्किट है, इसमें आपको ये बताना है कि इसके अंदर रिजल्टेंट ए और बी के बीच में इस सर्किट का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखो यहाँ पे ये दोनों कैसे हैं, तो हम कहेंगे ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में हमेशा दो इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं, तो उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस होता है। तो आर और आर का क्या हो जाएगा, ये r/2 हो जाएगा। फिर r/2 और ये r कैसे है, ये दोनों सीरीज में है, तो ये दोनों सीरीज में क्या, ये r/2 और ये r, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास ऊपर, ये हो जाएगा क्या 3/2r हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये इसके साथ ये वापस कैसे कनेक्ट है, ये वाला ये पैरेलल में, तो ये दोनों मिलके r/2 और r मिलके हो गया 3/2r, और यहाँ पे इसके साथ पैरेलल में कौन कनेक्ट है, तो इसके साथ पैरेलल में एक r रेजिस्टेंस और कनेक्ट है, तो ये पॉइंट आपका A, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है आपका वो कौन सा है, वो पॉइंट आपका यहाँ पे जो है वो है B पॉइंट। ठीक है, ओके, तो ये आपका जो है वो B पॉइंट है। अब इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो ये देखो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन पे वैल्यू रख दो, इसको R1 ले लो, इसको R2 ले लो, तो ये आपके पास R इक्विवेलेंट दो रेजिस्टेंस का आ जाएगा। R1 की वैल्यू कितनी है 3/2 इंटू R अपॉन यहाँ पे क्या इंटू R2 कितना है R। ठीक है, अपॉन में आप करेंगे यहाँ पे R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 3/2R प्लस R को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये 5/2R हो जाएगा। 3/2R प्लस R कितना हो जाएगा 5/2R, तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट, एक R से ये R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3/5R हो जाएगा। तो आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा वो 3/5R हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज 0 केल्विन इन डिग्री सेल्सियस, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। आपको ये बोला है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो है वो केल्विन में 0 होता है, तो बताओ सेल्सियस में वो कितना होगा। तो सेल्सियस में कितना होगा, तो पहले तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है उसको समझो। ऐसा टेम्परेचर जिसके नीचे कोई टेम्परेचर पॉसिबल नहीं हो, उसको हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। परम शून्य ताप जिसको आप हिंदी में बोलते हो, ऐसा ताप जिसके नीचे कोई ताप संभव नहीं हो, उसको हम एब्सोल्यूट परम शून्य ताप बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। अब वो जो है ना केल्विन में तो होता है 0 केल्विन, 0 केल्विन, केल्विन में ध्यान देना 0 केल्विन से नीचे कोई टेम्परेचर पॉसिबल नहीं होता है। तो ये कह रहा है कि सेल्सियस में कितना होगा। तो देखो जितने भी टेम्परेचर मेजर करने के स्केल है उनके बीच में एक रिलेशन है, ठीक है, सारे स्केल के बीच में इक्विवेलेंट रिलेशन होता है। तो सेल्सियस और केल्विन के बीच में क्या रिलेशन होता है, K-273 होता है। तो यहाँ पे देखो केल्विन में तो 0 दे रखा है, तो ये 0 हो जाएगा -273। ठीक है, तो C की वैल्यू सेल्सियस में कितनी आएगी -273, यानी कि आपके पास जो सेल्सियस के अंदर होगा, सेल्सियस में जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होगा, केल्विन में अगर 0 है तो वही सेल्सियस में कितना होगा -273। ठीक है, यहाँ पे दे रखा 1.15 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे राउंड ऑफ करके लिखते हैं। ठीक है, तो -273 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट और एक्सरे, इनके बारे में कौन सी बात ठीक है। ये 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट एंड एक्सरे, इनके बारे में तीनों स्टेटमेंट से कौन सी बात ठीक है। देखो पहला बोला है द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज मोर देन दैट ऑफ एक्सरे, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या विजिबल लाइट जो है, विजिबल लाइट की जो एक्सरे होती है वो क्या होती है, वेवलेंथ जो है, विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो एक्सरे से ज्यादा है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पे देखो इससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सारी वेव को किस तरह से लिखते हैं ऑर्डर में, तो हम कहते हैं गाड़ी एक्स यू वी, ध्यान देना, गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज। ठीक है, तो गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, इस तरह से आप लिखोगे। ये गामा है,
ये एक्सरे है, ये अल्ट्रा है, ये विजिबल है, ये इंफ्रा है, और ये माइक्रोवेव है और ये रेडियो वेव है। ठीक है, तो जब आप ऊपर से नीचे आते हैं ना, गामा से रेडियो की तरफ आते हैं, तो ये जो वेवलेंथ होती है वो वेवलेंथ यहाँ पे शॉर्ट होती है और यहाँ पे कैसी होती है, लॉन्ग वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो गामा से रेडियो की तरफ आते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है, वेवलेंथ बढ़ती है। तो पहले मैं बोला है वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज मोर देन दैट ऑफ एक्सरे, बिल्कुल सही। एक्सरे देखो कहाँ पे है, तो एक्सरे की अगर हम बात करें तो एक्सरे है यहाँ पे, और देखो विजिबल लाइट कहाँ पे है, विजिबल यहाँ पे है। ठीक है, तो विजिबल ऊपर से नीचे आते तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है, तो विजिबल की ज्यादा है, तो ये बात सही है। नेक्स्ट देखो, एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन इज हायर देन दैट ऑफ यूवी लाइट फोटोन, तो ये बात भी क्या है, तो ये बात भी सही है। कैसे कि ऊपर से जब नीचे आते हैं ना, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में गामा से रेडियो की तरफ आते हैं तो एनर्जी जो है वो ऊपर हाई होती है और नीचे जो है वो लो एनर्जी होती है। तो देखो एक्सरे की ये कह रहा हायर देन है किससे, यूवी से। तो एक्सरे तो देखो एक्सरे यूवी, ये अल्ट्रा यहाँ पे है, अल्ट्रा से तो ऊपर ही है, तो ऊपर क्या होती है, गामा। ध्यान देना, ऊपर से नीचे आते तो एनर्जी कम होती जाती है, तो ऊपर ज्यादा होती है, तो एक्सरे के पास ज्यादा होगी किससे, अल्ट्रा से। तो ये बात भी सही है। फिर बोल रहा है द एनर्जी ऑफ यूवी लाइट फोटोन इज लेस देन दैट ऑफ विजिबल। अब यूवी तो ऊपर है, विजिबल नीचे है, तो ऊपर से नीचे आता है एनर्जी कम होती है। ये कह रहा है कि यूवी की कम है किससे, विजिबल से, तो विजिबल नीचे है तो विजिबल की तो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हैविंग लेंथ एल एंड मास ऑफ द बॉब इज एम इज गिवन एज टी। क्या बोला, जो टाइम पीरियड है एक सिंपल पेंडुलम जो ऑसिलेट कर रहा है उसका टाइम पीरियड टी है, उसका बॉब का जो मास है वो एम है, और उसकी लेंथ जो है वो कितनी है पेंडुलम की, वो एल है। इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज इंक्रीज टू 4L, उसकी लेंथ L से 4L कर दे, एंड द मास ऑफ द बॉब इज इंक्रीज टू 2M, पहले का डबल कर दे मास, then which one of the following the new time period of the oscillation, oscillation का नया पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। तो देखो यहाँ पे कोई भी पेंडुलम इस तरह से, यहाँ पे ये बॉब है, इसका मास m दे रखा है, इसकी लेंथ l है। अब इसकी लेंथ को कितना कर दे, वो कह रहा है लेंथ को तो 4L कर दे और इस बॉब के मास को 2M कर दे। तो बताओ टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। तो पहले तो टाइम पीरियड टी था, अब नया टाइम पीरियड आपको फाइंड करना है। तो देखो किस तरह से करेंगे नया टाइम पीरियड फाइंड। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है ना, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू होता है 2π√L/z। ठीक है, ये होता है। अब देखो टाइम पीरियड हमने कहा कि न्यू टाइम पीरियड कितना होगा, तो देखो नया टाइम पीरियड निकालते हैं, 2π तो कांस्टेंट है, अंडरूट लेंथ कितना कर दिया, L से यहाँ पे 4L हो गया, 4L लेंथ, और Z का Z रहेगा। यहाँ पे देखो मास पे पेंडुलम डिपेंड, बॉब के ध्यान देना मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो अब बताओ यहाँ पे 4 का ये रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से रूट से बाहर निकालेंगे 2 आ जाएगा, ये 2π और यहाँ पे ये हो जाएगा रूट में L/z। अब बताओ ये 2πL/z क्या है, तो 2πL/z क्या है, T है। तो बताओ पहले एक नया टाइम पीरियड जो पहले का है, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को T लिख सकते हैं। तो पहले का डबल हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से टाइम पीरियड डबल हो जाता है। फिर देखो द कनेक्टिंग केबल ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, वाटर हीटर और रूम हीटर कंटेन 3 इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑफ 3 डिफरेंट कलर, रेड, ग्रीन और ब्लैक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कलर कोड। तो करेक्ट कलर कोड बताना आपको। तो ध्यान देना इसमें क्या ऑप्शन दिए रखे, तो आपको बोला है कि रेड लाइव वायर से होता है, ग्रीन न्यूट्रल वायर से कनेक्ट होता है, ब्लैक ग्राउंड वायर से होता है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, रेड वायर जो होता है ना, रेड वायर वो लाइव वायर होता है, और आपका जो ग्रीन होता है ना वो आपका या तो अर्थ बोलेंगे आप, अर्थिंग, या फिर आप ग्राउंड बोलते हो, ठीक है, ग्राउंड से। और जो आपका ब्लैक वायर होता है वो न्यूट्रल वायर होता है, ठीक है, वो आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे कौन सा है, रेड लाइव बोला है, ग्रीन न्यूट्रल बोला, तो ये बात गलत हो गई। दूसरे में रेड न्यूट्रल बोला, ये बात गलत हो गया। फिर तीसरे में रेड लाइव ठीक है, ग्रीन ग्राउंड ये भी ठीक है, ब्लैक न्यूट्रल ये भी सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है, कौन सा वायर देखो रेड लाइव होता है, ग्रीन अर्थिंग के लिए होता है, बी जो है ब्लैक, मतलब बी फॉर में यहाँ पे ब्लैक है, ब्लैक न्यूट्रल के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द ग्राफ बिटवीन आई एंड
voltage V for the three linear resistor 1, 2 and 3 is given below। इस तरह से ये दे रखे तीन रजिस्टर, उनके रेजिस्टेंस इफ R1 R2 आर द रेजिस्टेंस ऑफ दीज थ्री रजिस्टर, ठीक है, ये 1, 2 और 3 ये रजिस्टर है, इनके रेजिस्टेंस क्या है R1 R2 R3 है। देन विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना इस ग्राफ को देखते हुए। तो ग्राफ I और V के बीच में ग्राफ है, तो ध्यान देना, अगर V के साथ स्लोप देखते हैं ना तो इसमें हम बात करेंगे, अगर यहाँ पे स्लोप जो है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका स्लोप अगर यहाँ पे V के साथ देख रहे हैं तो V के साथ देख रहे हैं तो ध्यान देना, ये स्लोप जिसका स्लोप ज्यादा है उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, कब होगा। तो देखो यहाँ पे ये R1 रजिस्टर, ये 1 जो है रजिस्टर उसका रेजिस्टेंस R1 है, 3 का R3 है और R2 का रेजिस्टेंस कितना है, R2 है, ठीक है, रजिस्टर 2 का रेजिस्टेंस R2 है। तो इस तरह से ये रजिस्टर है, तो इनके बीच में क्या करेक्ट रिलेशन ये बताना। तो स्लोप रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिस सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा किसका है, R1 का, ठीक है। तो स्लोप जो है वो R1 का ज्यादा है, ठीक है, यानी 1 वाला जो है ना रजिस्टर उसका स्लोप ज्यादा है, ठीक है। स्लोप जो है वो किसका ज्यादा है, तो स्लोप जो है वो स्लोप ऑफ 1 इज ग्रेटर देन स्लोप किसका, 3 का इज ग्रेटर देन, ये कह रहा है 1 जो ग्रेटर देन है किससे, ऑफ 3 से, और स्लोप 3 का जो है 3 बड़ा है किससे, तो स्लोप 3 बड़ा है किससे, आपके 2 से, ठीक है, ओके। तो इस तरह से स्लोप ऑफ 1 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 3, स्लोप ऑफ 3 इज ग्रेटर देन, ध्यान देना 2। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, तो हम कह रहे 1 का, तो इसका 1 जो ये R1 रजिस्टर होगा इसके स्लोप ज्यादा रेजिस्टेंस कम, तो R1 जो है वो देखो ये जो रजिस्टर नंबर 1 है उसका रेजिस्टेंस R1 है, तो 1 का जो रजिस्टर 1 है उसका रेजिस्टेंस R1 वो कम होगा किससे, R3 से, R3 कम होगा किससे, R2 से। तो ये कहां पे दिख रहा है, तो ये मेरे को देखो बी ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए यहां पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में कौन सी बात ठीक है, ये आपको यहाँ पे ये स्टेटमेंट दे रखे, इनको पढ़ के बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा, बोथ द आईपीस एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप आर कॉन्वेक्स लेंस, बिल्कुल सही है, दोनों ही। ध्यान देना, ये कह रहा है कि इसके अंदर जो है वो कॉन्वेक्स लेंस काम में लिए जाते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, इनमें जो लेंस काम में लिए जाते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस ही होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों ही कॉन्वेक्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस ही, लेंस से बड़ा कौन दिखाता है, माइक्रोस्कोप में बड़ा देखते हैं तो बड़ा कौन दिखा सकता है, कॉन्वेक्स लेंस दिखा सकता है, कॉनकेव में हमेशा कॉन्वेक्स लेंस से हमेशा छोटा ही दिखता है। तो ये तो वैसे ही टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, क्या टेलीस्कोप लार्ज डिस्टेंस पे देखने को काम में आता है और माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप छोटे को बड़ा मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, तो मैग्नीफाइड के लिए कौन सा लेंस काम में लेंगे, तो कॉन्वेक्स लेंस। तो ये बात बिल्कुल सही है, दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस काम में आएगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। फिर बोल रहा है द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ए टेलीस्कोप इज लार्जर देन द फोकल लेंथ ऑफ इट्स आईपीस, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे जो टेलीस्कोप होता है उसमें जो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस होती है वो बड़ी होती है, यानी इसके अंदर जो है वो FO ग्रेटर देन होता है FE से, ये बात बिल्कुल सही है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। फिर थर्ड स्टेटमेंट देखो, थर्ड स्टेटमेंट में क्या, द मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इज इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो वो कह रहा है कि टेलीस्कोप का जो मैग्निफिकेशन है वो बढ़ता है अगर हम फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस को बढ़ाते हैं, तो बिल्कुल बढ़ता है। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है इसमें वो FO/FE, ठीक है, इंटू 1 प्लस FE/D ये होता है, ठीक है। तो देखो ये मैग्निफिकेशन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैग्निफिकेशन इंक्रीज होगा, ध्यान देना, मैग्निफिकेशन इंक्रीज होगा अगर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस को इंक्रीज करेंगे, तो थर्ड ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर बोला द मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव लेंस, तो ये बात बिल्कुल क्या है, माइक्रोस्कोप के बारे में बोलता है, तो ये इस पे फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस पे डिपेंड ही नहीं करता है। कंपाउंड, ध्यान देना, माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंथ के फोकल लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करता है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस लिखा है यहाँ पे, तो उस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जो
माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन होता है वो VO अपॉन UO ऑफ 1 प्लस D अपॉन FE ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है वो FO पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों स्टेटमेंट ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? पहले में 1 and 3, दूसरे में 1 and 4, 2, 3 और 4 और 1, 2 and 3 तीनों करेक्ट है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a planet has a mass of m1 and radius of r1, the value of acceleration due to gravity on its surface is z1, ठीक है। There is another planet 2 whose mass is and radius both are the 2 times that of the first planet, ठीक है। Which one of the following is the acceleration due to gravity on the surface of the planet 2? मतलब ये कह रहा है कि एक प्लेनेट, दो प्लेनेट है, एक प्लेनेट है जिसका जो आपका मास आपको दे रखा है, ध्यान देना m1, उसकी रेडियस r1 है। अब आपको बोल रहा है कि उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उस समय वो क्या है? z1 है। ये प्लेनेट फर्स्ट की बात कर रही है, प्लेनेट किसका? फर्स्ट प्लेनेट के अंदर ये सरफेस पे। अब दूसरा आपको बोल रहा है कि दूसरा जो हर सरफेस पे प्लेनेट है उसका मास, इसका ध्यान देना रेडियस और उसका जो मास है वो दोनों का क्या है? डबल है, ध्यान देना। हुज मास, दूसरा प्लेनेट है एक, वो है उसका मास और रेडियस क्या है? पहले वाले की डबल है। तो बताओ दूसरे प्लेनेट का मास कितना हो जाएगा? 2m1 और रेडियस कितनी हो जाएगी? 2r1, ठीक है। तो इस समय बोल रहा है कि इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो g2 वो कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा यहाँ दूर लिख देते हैं। यहाँ पे देखो ये प्लेनेट 2 है जिसका मास कितना है? 2m1 दिया हुआ है हमें, और उसकी रेडियस कितनी है? पहले वाले की डबल है। तो उस समय आपका जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो प्लेनेट 2 के लिए निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। तो हर सरफेस पे जो g होता है ना, वो क्या होता है? g की वैल्यू होती है gm अपॉन r स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम 1 के लिए बात करेंगे, तो 1 के लिए z1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? g तो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ m1 अपॉन r1 का स्क्वायर। ये फर्स्ट प्लेनेट के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा। सेकेंड के लिए अगर हम निकालते हैं तो सेकेंड के लिए इस तरह से निकालेंगे, z2 इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, तो ये तो आएगा ही। m1 कितना है? यहाँ पे मास दे रखा है सेकेंड प्लेनेट का, पहले वाले का डबल है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2m, ठीक है। m2 ले लो आप, ठीक है, या m1 ही ले लो, पहले वाले का डबल बोला है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इसके बाद क्या? इसकी रेडियस देखनी है, तो पहले वाले की रेडियस r1 की डबल है दूसरे वाले प्लेनेट की, तो क्या हो जाएगा? 2r1 का स्क्वायर आप करेंगे, तो ये जो आपके पास बनेगा g, इस ध्यान देना, g 2m1 अपॉन ये 2 का स्क्वायर करेंगे 4r1 स्क्वायर, 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ये 2 आ जाएगा। तो देखो फाइनली जो आपके पास दूसरे प्लेनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी आएगा वो g तो ये है ही है, ये m1 यहाँ पे हम रख देंगे, और यहाँ पे ये क्या है? r1 स्क्वायर, और ये साथ में क्या है आपके पास जो है? ये r1 स्क्वायर, और ये क्या है? 1 अपॉन 2। तो देखो ये क्या है? gm1 अपॉन r1 स्क्वायर, ये क्या है? ये पहले वाला फर्स्ट प्लेनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ये जो दूसरे का आएगा वो g2 क्या हो जाएगा? ये इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं? g1 अपॉन 2, यानी पहले वाले का ध्यान देना आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो वेवलेंथ एक्सरे की ऑर्डर वेवलेंथ कितनी होती है? तो वो 1 एंगस्ट्रॉन होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओके। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फ्लोइंग वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 8 सेकेंड टू 12 सेकेंड। वो कह रहा है 8 सेकेंड से 12 सेकेंड तक एक्सेलरेशन बताना है, और वैसे भी हमें देख रहा है 8 सेकेंड से 12 सेकेंड में वेलोसिटी क्या ए से बी आ रही है, जो कि कम हो रही है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो रिटार्डेशन यानी नेगेटिव, ध्यान देना नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, और यहाँ पे सारा मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक ही ऑप्शन है, वैसे तो देखते ही करेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना ये मिसप्रिंट है, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें कैसे निकालते हैं? तो देखो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, तो मुझे 8 सेकेंड से 12 सेकेंड तक लेना है, तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया? तो देखो यहाँ पे
ए से बी चेंज हुई 8 से 12 सेकेंड में, तो बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी, तो फाइनल हो गई 4। बताओ इनिशियल कितनी, तो इनिशियल कितनी थी 8। तो ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम में कितना चेंज आया, तो फाइनल टाइम क्या है 12, और इनिशियल टाइम कहां से लेना 8 से, तो ये 8। तो बताओ 4 माइनस 8 माइनस 4 और 12 माइनस 8 प्लस का 4, इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या आएगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन इधर आएगा। वैसे तो देखते हैं, हमें पता चल रहा है कि ए से बी यानी 8 सेकेंड से 12 सेकेंड बताना है, तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी में कमी आ रही है, तो ये रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है, यानी नेगेटिव आएगा एक्सेलरेशन, और एक ही ऑप्शन में दे रखा है नेगेटिव, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर देन विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द इट्स पावर। ठीक है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ आपको 50 सेंटीमीटर दी हुई है, तो उसकी आपको बतानी है पावर। तो पावर क्या होती है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, और जब भी पावर डायप्टर में आपकी होती है ना, तो फोकल लेंथ बाय डिफॉल्ट मीटर में ही लेना है, ये ध्यान रखना है। तो अब देखो पावर लेते हैं हम, यहाँ पे फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में दी हुई है, तो पहले तो आपको पावर सारे डायप्टर में ऑप्शन है, तो इसको हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेंटीमीटर में है ना, तो इस 50 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 कहां जाएगा, 100 ऊपर आ जाएगा। तो यहां से जब इसको 50 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 2 डायप्टर आपका आंसर आएगा, तो पावर आपकी 2 डायप्टर हो जाएगी। तो 2 किस में है, फर्स्ट ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन एज द शो इन फ्लोइंग फिगर requiring 4 सेकेंड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर along द प्लेन। ध्यान देना, ये इंक्लाइन प्लेन यहाँ पे थीटा पे एक बॉल है, ठीक है, और ये इस तरह से रखा हुआ है, ऊपर से ऐसे आ रहा है, ये बॉल है, यहां से यूं आएगा, ठीक है। तो इसमें जो एक्सेलरेशन ध्यान देना ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो इधर होगा। तो ज्योमेट्री से हम क्या देखते हैं, तो यहाँ पे अगर इसके कंपोनेंट ले, तो यहाँ पे देखो ये वाला जो है क्या हो जाएगा, जी कॉस थीटा। अगर यहाँ पे इस ज्योमेट्री से ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये जी कॉस थीटा होगा, और यहाँ पे जो जी है वो इधर वाला कंपोनेंट ये जो है वो क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा। तो इधर इसको ध्यान देना, इधर डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, तो इधर मूव करवाने के लिए कौन सा कंपोनेंट एक्सेलरेशन का हेल्प करेगा, तो जी साइन थीटा, ये इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो जी साइन थीटा इसमें लगेगा, तो जिसकी वजह से ये डिस्टेंस कवर करेगा। तो अब आता हूं मोशन की इक्वेशन का फॉर्मूला, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो इनिशियल तो इसकी वेलोसिटी 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, और डिस्टेंस कितनी 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस जा रहा है, वो कह रहा है 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस जा रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस तरह से डिस्टेंस कितनी 100 सेंटीमीटर, तो ये हमने 100 सेंटीमीटर ले लिया, ये 0 है, फिर यहाँ पे ये मेरे पास हाफ, और ये एक्सेलरेशन ए कितना हो जाएगा, तो देखो एक्सेलरेशन ए हो जाएगा जी साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि इसको हेल्प मोशन इधर करवाने के लिए कौन हेल्प करता है, जी साइन थीटा। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इधर ही मोशन कर रहा है, ठीक है, मोशन का इंटेंशन इसका इस तरफ है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी जी साइन थीटा। तो यहां पे हम लिख देंगे जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो बताओ 100 इज इक्वल टू हाफ, जी की वैल्यू यहाँ पे बोल रहा है सेंटीमीटर, ये लेनी है 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जी की वैल्यू हमने ये ले ली 1000, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, और टाइम कितना है 4 सेकेंड, ये 4 सेकेंड दिया हुआ है, तो यहाँ पे 4 इंटू 4 आप करेंगे कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे ये 8 हो जाएगा, और ये देखो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 साइन थीटा, यानी 1 इज इक्वल टू 80 साइन थीटा आपके पास आ जाएगा। अब अगर आप साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो साइन थीटा आपका कितना आ जाएगा, तो ये देखो 80 इधर डिवाइड में जाएगा, 1/80 हो जाएगा। और अब अगर आपको थीटा निकालना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे तो थीटा देखना है वो एंगल, तो वो एंगल थीटा निकालना है, तो थीटा देखो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/80 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 1/80 कहाँ पे है, सी ऑप्शन। आपको क्वेश्चन में बोला था कि किस एंगल पे उसको रखे कि वो 4 सेकेंड में 100 मीटर डिस्टेंस जो है वो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो एंगल हो जाएगा कौन सा, साइन इनवर्स 1/80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, द कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल इज 1.6 × 10⁻⁵ पर केल्विन,
विच वन ऑफ द फ्लोइंग गिव्स द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ दिस मटेरियल। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल और वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल के बीच में क्या फॉर्मूला होता है। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, ध्यान देना, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन, ध्यान देना, वॉल्यूम एक्सपेंशन इन दोनों का जो रेशियो होता है वो 2/3 होता है, ठीक है। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ, मेरे पास एरियल एक्सपेंशन की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो वो हम लिख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻5, और यहाँ पे देखो वॉल्यूम एक्सपेंशन तो मुझे निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, और ये है 2/3 होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ये निकालना है, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन मुझे निकालना है, तो ये 3 ऊपर हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻5, 2 को जब इससे कैंसिल आउट करूंगा तो ये हो जाएगा 0.8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया कितना 28, 3 से 24, और एक डेसिमल तो 2.4 इंटू 10⁻⁻5 आपका क्या हो जाएगा, केल्विन इनवर्स, ठीक है। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन जो आएगा ना, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ उस मटेरियल का, वो हो जाएगा 2.4 10⁻⁻5 पर केल्विन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ टू मीडिया आर डिनोटेड बाय n1 और n2 एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दीज टू मीडिया आर रेस्पेक्टिवली v1 एंड v2। इफ n2 upon n1 is 1.5 then which one of the following statement is correct। तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनमें से कौन सा करेक्ट है। आपको ये दिया हुआ है कि दो मीडिया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, उन दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है। तो आपको देखो दो मीडिया में उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, अगर वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 अपॉन n1 इस तरह से लिखते हैं तो इनके साथ वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो n2 अपॉन n1 है, तो ये हो जाएगा v1 अपॉन v2, ठीक है। n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 होता है। तो n2 अपॉन n1 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 1.5 दे रखी है, तो ये आपके पास हो जाएगा v1 अपॉन v2। तो बताओ v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पे यूं कह सकते हैं कि जो आपका ये n1 अपॉन n2 दे रखा है, ये हो जाएगा v1 अपॉन v2। तो इसमें आपकी वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी। तो v2 इधर जाएगा तो v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू आपके पास 1.5 और ये v2 इधर जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या v2। तो v1 इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ v2, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के बारे में कौन सी बात ठीक है। तो प्लेन मिरर की इट्स फोकल लेंथ ऑफ इज 0, ये 0 नहीं होती है। ये ध्यान देना, मुझे क्या ढूंढना है, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, ये तो इनकरेक्ट है। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ होती है इनफाइनाइट, ठीक है। द साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन द फ्रंट ऑफ मिरर इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। वो कहता है कि प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने जो भी ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज जो है वो थोड़ी सी छोटी बनती है, लेस साइज की बनती है। तो ये बात गलत है, प्लेन मिरर हमेशा सेम साइज का दिखाता है, ठीक है, तो ये बात भी गलत है। द इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट और लेटरली इन्वर्टेड। वो कह रहा है कि इमेज जो होती है वो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है, बिल्कुल सही है। प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज वर्चुअल होती है, वर्चुअल इरेक्ट होती है, और ये लेटरली इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब दाया बाया दिखता है, बाया दाया मतलब लेफ्ट राइट में, और राइट साइड लेफ्ट में दिखती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद an object is placed in front of convex mirror, which one of the following statement is correct। कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है तो इनमें से कौन सी बात ठीक है। इट विल नेवर फॉर्म एन इन्वर्टेड इमेज। क्या बोला कि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो कभी इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाता, तो यही बात सही है, ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो है, ध्यान देना, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है, और वर्चुअल कैसी होती है, इरेक्ट होती है। ध्यान देना, रियल इमेज बनाता नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा वर्चुअल, और वर्चुअल कैसी होती है, इरेक्ट होती है। तो विल नेवर फॉर्म एन इन्वर्टेड इमेज, तो यही बात सही है। नेक्स्ट देखिए, अ सर्कुलर कोइल ऑफ रेडियस आर हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स कैरी अ स्टेडी करंट I। The magnetic induction at the center of the coil is 0.1 Tesla if the number of turns is double and the radius is half, ये important, then which
वन ऑफ द फ्लोइंग विल बी द करेक्ट वैल्यू फॉर द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द कोइल। ध्यान देना, आपको बोला है कि एक सर्कुलर कोइल है जिसकी रेडियस r है, उसके नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है तो उसके अंदर जो है करंट अगर I फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.1 टेस्ला है। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स को अगर हम डबल कर दें और रेडियस को आधा कर दें तो उसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेंटर पे कितना होगा। तो ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेंटर पे कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना वो म्यू नॉट एन आई अपॉन जो है वो 2r हो जाएगा। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होता है किसमें, कोइल के अंदर। तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें निकालना जिसमें क्या नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो डबल है, तो नंबर ऑफ टर्न्स डबल है तो ये म्यू नॉट तो कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स डबल 2n, करंट उसमें आई है। यहाँ पे क्या है, उसकी रेडियस आधी कर देनी है, तो यहाँ पे देखो 2r बाई क्या हो जाएगा, r/2। तो अब आप यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड नया आ जाएगा वो म्यू नॉट तो आपके कांस्टेंट है। ठीक है, ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, 2 ऊपर जाएगा तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 4, ये 2 ऊपर जाएगा एन आई अपॉन ये क्या है नीचे, तो ये आपके पास क्या है 2r। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख दो 2r। अब देखो पहले वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या था, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। अब देखो ये भी है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। तो ये जो नया मैग्नेटिक फील्ड होगा ये 4 तो है, ये क्या है, ये वाला पहले वाला है, तो पहले का क्या हो जाएगा, पहले का 4 टाइम्स हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे ये हमें दिया हुआ है, ध्यान देना पहले का 4 टाइम्स है, लेकिन वो जो है पहले वाला मैग्नेटिक फील्ड जो है ना सेंटर पे वो दिया हुआ कितना है 0.1 टेस्ला, यानी बी की वैल्यू कितनी है 0.1 टेस्ला दी हुई है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये जो बी आया ना बी, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आया है वो बी डैश इज 4 इंटू 0.1 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.4 टेस्ला। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट, आपको ध्यान देना 2 स्टेटमेंट दिए हुए, इसमें से बताना है कौन से स्टेटमेंट ठीक है। पहला स्टेटमेंट है द पिच ऑफ साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही है। ध्यान देना पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। द लाउडनेस ऑफ साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड, ये बात भी सही है, लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। ध्यान देना साउंड की 3 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, लाउडनेस, पिच ऑफ साउंड और क्वालिटी ऑफ साउंड। तो पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो पहला ऑप्शन बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, बिल्कुल सही है, एंड द स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट फर्स्ट। तो यहाँ पे ये बात देखो, ये लाउडनेस और ये दोनों आपस में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों एक एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन नहीं होता है, तो ये पहली बात, ये बात गलत है। ठीक है, वो स्टेटमेंट सेकंड फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर है बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड, तो ये बात बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फिर से आपके सामने 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है ये आपको देखना है। साउंड वेव कैन नॉट प्रोपोगेट इन वैक्यूम, ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, साउंड वेव वैक्यूम में नहीं चल सकती, तो ये बिल्कुल सही बात है। फिर यहाँ पे बोला साउंड वेव आर इलास्टिक वेव एंड रिक्वायर मीडियम टू प्रोपोगेट, तो ये बिल्कुल सही है। साउंड वेव जो है वो इलास्टिक वेव होती है और उसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो यहां पे बोल रहा है बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। ध्यान देना स्टेटमेंट फर्स्ट का स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि वैक्यूम में नहीं चलती है, इसलिए नहीं चलती क्योंकि उसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कौन सा है, सेकेंड है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, जय हिंद।